नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सौर्य अकेडमी पे। तो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं जिन लोगों का भी उत्तराखंड का कनिष्ठ सहायक का एग्ज़ाम है, कनिष्ठ सहायक, ये पेपर आयोग द्वारा डेट दी गई है 19 जनवरी 2025 को, यानी कि 1 महीना मुश्किल से ही बचा है। उनके लिए हम स्पेशल क्लास लेके आए हैं, जिसमें हम उत्तराखंड का इतिहास, उत्तराखंड का भूगोल और यहाँ की जो संस्कृति, सभ्यता है, जनजातियाँ हैं, इस टाइप से मैंने कुछ टॉपिक सेलेक्ट किए हैं। इन टॉपिकों में उन चीज़ों को पढ़ाया जाएगा जो सामान्य किताबों जैसे अजय रावत जी की बुक है, परीक्षा वाणी की बुक है, और BS नेगी जी की जो वन लाइनर बुक है, उनमें जिनके बारे में तथ्य कम दिए गए हैं, तो उन तथ्यों को हम यहाँ पर लेके आए हैं और परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं इस क्लास का पहला टॉपिक, जिसमें हम उत्तराखंड के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे और इतिहास में भी उन तथ्यों को पढ़ेंगे जो सामान्य किताबों में नहीं दिए गए हैं और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम जानेंगे जो उत्तराखंड का इतिहास है, उसके बारे में। इतिहास होता क्या है? इतिहास दो शब्दों किस किस से मिलकर बना है? इति प्लस हास। इति का अर्थ होता है ऐसा, हास मीन्स हुआ या फिर जो घटना घटी है, घटना, यानी कि हम इसमें ऐसी घटनाओं का अध्ययन करते हैं या फिर ऐसी जो तथ्य है उनका अध्ययन करते हैं जो पूर्व में घटित हो चुके हैं। तो यही क्या है? इतिहास है। इसी कालक्रम के अनुसार इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन है? एक तो प्रागैतिहासिक काल है, दूसरा आदि ऐतिहासिक है और तीसरा ऐतिहासिक है। प्रागैतिहासिक यानी कि प्री हिस्टोरिक, इसे कहते हैं प्रोटो हिस्टोरिक और ये हिस्टोरिक, है ना। 3 भागों में बांटा गया है। ये आप लोगों ने अजय रावत जी की जो किताब है या BS नेगी जी की किताब है, बाकी परीक्षा वाणी है, जो भी आपके पास रिसोर्स हैं उनसे पढ़ा होगा। इसमें सबसे पहला पॉइंट है प्रागैतिहासिक। प्रागैतिहासिक होता क्या है, इसको समझते हुए चलेंगे। तो प्रागैतिहासिक ऐसा समय जब इंसान को पढ़ने लिखने का ज्ञान नहीं था, वो गुफाओं के अंदर रहता था और अपनी कलाकारी दिखाता था, यानी कि चित्र बनाना, कुछ ना कुछ दीवारों पर उत्कीर्ण करना। तो वो कौन से उसमें आएगा? तो वो प्रागैतिहासिक काल में आएगा। यानी कि प्रागैतिहासिक काल क्या होता है कि ऐसा काल जब इंसान का कोई लिखित विवरण नहीं है, लिखित विवरण नहीं मिलता है। जिस समय का इंसान का कोई लिखित विवरण नहीं है, वो किस में आएगा? प्रागैतिहासिक काल में आएगा। इसमें कैसा विवरण है? तो गुफाओं के अंदर जो चित्र बनाए गए हैं, है ना, पशुओं के चित्र है, मानव के चित्र है, इस टाइप से जो भी जो निवास है वहाँ पर इन चित्रों को उकेरा है और इनका कोई लिखित विवरण नहीं है, यानी कि ये पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, इसलिए इस काल को रखा है प्रागैतिहासिक काल। अगला है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल क्या होता है? यानी कि ऐसा समय जब इंसान का विकास होकर वो लिखना सीख गया था। पहले तो चित्र मिले हैं, बाद में लिखावट मिली है, तो लिखना सीख गया था, परंतु अभी तक जो ये लिखावट है इसको पढ़ा नहीं जा सका है। जो इन्होंने लिपि लिखी है उस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। जैसे कौन कौन सी लिपियाँ नहीं पढ़ी जा सकी हैं? तो एक तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो कैसी है? भाव चित्रात्मक या फिर ब्रुष्टोफेदन। ये एग्जाम में आएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी है? ब्रुष्टोफेदन या फिर भाव चित्रात्मक। जैसे उत्तरकाशी के अंदर जो काले रंग का अभिलेख है, किस में है? शंख लिपि में है, तो वो भी अभी तक पढ़ा नहीं गया है। यानी हम सीधे सीधे कह सकते हैं ऐसा काल या ऐसा युग जिसमें इंसानों का लिखित विवरण तो है परंतु उसको पढ़ा नहीं जा सका है, तो वो किस में आएगा? आद्य ऐतिहासिक काल में। जबकि प्रागैतिहासिक क्या बताया हमने? ऐसा समय जब भी इंसान का कोई भी लिखित विवरण नहीं है परंतु हमें उनका चित्रों के आधार पर विवरण मिलता है, तो वो किस में आएगा? प्रागैतिहासिक में आएगा। और अगला है ऐतिहासिक काल। देखिए फ्रेंड, जो ऐतिहासिक काल है इसकी शुरुआत लगभग 600 ईसा पूर्व 600 BC से होती है, जब मगध पर सत्ता स्थापित होती है। यानी कि वह काल जिसकी लिखित जानकारी है, लिखित विवरण है और उस लिखित विवरण को पढ़ा भी जा सका है ना। प्राचीन ग्रंथ हैं ये इसी काल में लिखे गए हैं और इनको पढ़ा भी जा सका है। तो ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? वह समय जब इंसान लिखना भी सीख गया था, पढ़ना लिखना सीख गया था, और जो उसने लिखा है, अपना विवरण दिया है, उसको जो आज का मानव है उसने पढ़ा भी है। इनका जो लिखित विवरण है ये पढ़ा भी जा सका है, तो उसको रखा गया किसमें? ऐतिहासिक काल में। तो तीनों हमने पढ़ लिया है। ऐतिहासिक काल क्या होता है, प्रागैतिहासिक क्या होता है, आदि ऐतिहासिक क्या होता है, ये हमने पढ़ लिया है। देखिए फ्रेंड, अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? उत्तराखंड का जो प्रागैतिहासिक स्थल है, क्योंकि यहाँ से इस काल के बहुत सारे चित्र मिले हैं। कहाँ कहाँ से मिले हैं ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, है ना। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल। इसमें पहला है पाषाण काल। इसको भी 3 भागों में बांटा गया है, पाषाण काल, कांस्य काल और लौह काल। कांस्य और लौह युगीन सभ्यता आप लोग जानते हैं, हड़प्पा कांस्य युगीन है और जो वैदिक सभ्यता है वो लौह युगीन सभ्यता है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना। इसके बारे में तो हमें पढ़ना है नहीं, हम पढ़ेंगे पाषाण काल, क्योंकि पाषाण काल से संबंधित यहाँ बहुत सारे चित्र मिले हैं, मृदभांड मिले हैं, कंकाल मिले हैं, है ना। तो इस टाइप से इनके बारे में पढ़ेंगे। देखिए फ्रेंड, सबसे पहले होता क्या है? एशियाटिक पुरातत्व सम्मेलन होता है 1961 में। कहाँ पर? दिल्ली के अंदर, यानी कि दिल्ली के अंदर। इसमें क्या किया जाता है? जो भारतीय पाषाण संस्कृति है, पाषाण किसे कहते हैं?
पत्थर युग को पाषाण कहते हैं, यानी कि जब इंसान सिर्फ पत्थर पर निर्भर था, रहने के लिए पत्थरों की गुफाओं में रहता था, शिकार करने के लिए पत्थरों के हथियार थे, आग जलाने के लिए पत्थर का यूज़ होता था, जो बर्तन थे वो भी पत्थर के थे, है ना। इस टाइप से जो भी किया पत्थर के सहारे ही किया है, तो पत्थर युग या फिर पाषाण संस्कृति। तो इसी को 3 भागों में बांटा गया है। कब? 1961, जो दिल्ली के अंदर पहला एशियाटिक पुरातत्व सम्मेलन होता है। तो इसमें क्या किया गया, जो पाषाण संस्कृति है उसको 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी है? एक तो पुरापाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा नवपाषाण काल। पाषाण जैसे मैंने बताया है क्या होता है, पत्थर युग। पाषाण का अर्थ ही पत्थर है, जब इंसान पत्थरों पर निर्भर था। देखिए फ्रेंड, इन पाषाण काल को हम पढ़ेंगे, जिसमें उत्तराखंड में बहुत सारे चित्र मिले हैं जिनको रखा गया है प्रागैतिहासिक स्थल में। प्रागैतिहासिक काल क्या होता है मैंने बताया है, जब इंसान का विवरण केवल चित्रों के द्वारा मिलता है, तब पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, वही क्या है, प्री हिस्टोरिक है या फिर प्रागैतिहासिक काल है। तो इसके बारे में विवरण मिलता है। उत्तराखंड के से जगह जगह गुफाएं मिली हैं, वहाँ से चित्र मिले हैं, मृदभांड मिले हैं। ये आप लोगों ने परीक्षावाणी जो अजय राव जी की बुक है उनमें पढ़ा भी होगा। तो हम ज़्यादा इसमें कुछ पढ़ेंगे नहीं, जो मुख्य मुख्य बातें हैं उनको लेके चलेंगे, और जिनको इसके बारे में डिटेल पढ़ना है वो बाद में मैं क्लास लेके आऊँगा। तब तक कनिष्ठ सहायक के लिए अजय रावत साथ साथ पढ़ते रहिए, और जो मैं क्लास चला रहा हूँ इसको पढ़ते रहिए। चलिए फ्रेंड, आज का पहला पॉइंट है, भारत में पुरापाषाण युग का साक्ष्य मुख्य रूप से कहाँ प्राप्त हुआ है? सोहन घाटी। सोहन घाटी कहाँ है? पश्चिमी पंजाब यानी कि पाकिस्तान से प्राप्त हुआ है। तो प्रश्न आएगा, भारत में पाषाण युग का जो पहला साक्ष्य है कहाँ या फिर मुख्य रूप से कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो सोहन घाटी, पश्चिमी पंजाब यानी कि पाकिस्तान से प्राप्त हुआ है। इसमें ये पहला पॉइंट था। तो अब हम बात करेंगे जो उत्तराखंड के अंदर प्रागैतिहासिक स्थल मिले हैं, उनमें सबसे पहला है लाखो उडियार। उत्तराखंड में प्रागैतिहासिक काल का खोजा गया पहला स्थल कौन सा था? तो वो लाखो उडियार था। प्रश्न आएगा, उत्तराखंड में खोजा गया प्रागैतिहासिक काल की पहली खोज थी, तो कौन थी? लाखो उडियार। इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, MP जोशी ने इसका उत्खनन किया है। कब? 1968 में। 1968 में इसकी खोज का श्रेय जाता है। ठीक है फ्रेंड, एक व्यक्ति और हुए हैं, एक इतिहासकार और हुए हैं, डॉक्टर मदन चंद भट्ट। इन्होंने एक अखबार में जिसका नाम है पूर्वासी, ये आप लोग कमेंट करेंगे पूर्वासी कहाँ से निकलता था, तो पूर्वासी के एक अंक में इन्होंने उल्लिखित किया है कि इन्हीं के द्वारा 1967 में लाखो गुफा की खोज की गई थी। तो दोनों को आपको याद रखना है, एक तो MP जोशी 1968 में इन्होंने इसकी खोज की है, दूसरा अगर ये नहीं होगा तो किसने दावा किया है? तो डॉक्टर मदन चंद भट्ट द्वारा दावा किया गया कि इनके द्वारा 1967 में यह खोज की गई थी। देखिए फ्रेंड, जो मदन चंद भट्ट थे, इन्होंने जो पूर्वासी समाचार पत्र है इसके एक अंक में 2018 में क्या किया है, ये उल्लेख किया है कि 1967 में इन्हीं के द्वारा लाखो गुफा की खोज की गई। तो ये आपको याद रखना है। अगर हम बात करें लाखो गुफा से कितने चित्र प्राप्त हुए हैं, तो 62 चित्र प्राप्त हुए हैं, 62। 34 इसमें मानव के थे, 28 पशु के थे, और किस रंग में थे? तो लाल रंग में थे, और नृत्यरत अवस्था में थे। तो लाखो गुफा के चित्र संस्कृति से संबंधित हैं, तो नृत्यरत। देखिए फ्रेंड, जो कुमाऊं की कभी भी संस्कृति पूछे कि कुमाऊं के जो चित्र हैं किस संस्कृति में प्राप्त हुए हैं, तो नृत्यरत। और गढ़वाल के जो जितने भी चित्र हैं किस संस्कृति में प्राप्त हुए हैं, तो पशुचारक संस्कृति में। अगला है ग्वारखा गुफा। वैसे तो सबको पता है, चमोली के अंदर राकेश भट्ट द्वारा इसकी खोज की गई थी, है ना। तो फिर भी एक दो पॉइंट और देखेंगे इसमें। फ्रेंड, इस गुफा के बारे में डॉक्टर यशोधर मटवाल क्या कहते हैं कि यहाँ जो गोरखा सैनिक थे उनके द्वारा लूट का माल छुपाया जाता था, और यहाँ पर कैंप भी डाला गया था, जिस कारण इसका नाम ग्वारखा गुफा पड़ा है। और इसकी जो खोज का श्रेय है ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, राकेश भट्ट जी को जाता है। और इसका जो अध्ययन है, यहाँ की जो स्टडी की है, किसने की है? सबसे पहले यशोधर मटपाल द्वारा की गई है। इन्होंने बताया है कि यहाँ 41 जो चित्र प्राप्त हुए हैं उसमें से 30 मानव के हैं, 8 पशु के हैं और 3 पुरुष हैं। तो ये किसने बताया है? तो डॉक्टर यशोधर मटपाल ने बताया है। ये भी आपको याद रखना है। अगर हम बात करें यह किस नदी के किनारे है? अलकनंदा नदी के किनारे है। अगला है नैनी पाताल। नैनी पाताल की खोज 1999 में यहाँ से ताम्र मानव आकृतियाँ प्राप्त हुई, और नैनी पाताल कहाँ है? पिथौरागढ़ के अंदर है। नेक्स्ट है देवीधुरा की समाधियाँ। देखिए फ्रेंड, जो देवीधुरा की समाधियाँ यानी कि सवागार बोलो समाधियाँ बोलो एक ही बात है। तो इसकी खोज किसने की थी? हेनवुड द्वारा की गई थी 1856 के अंदर। और देवीधुरा कहाँ है? चंपावत में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। और उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक, तो ये भी कौन है? हेनवुड है। प्रश्न आएगा उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक कौन है? तो हेनवुड है। देखिए फ्रेंड, जो हेनवुड द्वारा खोज की गई देवीधुरा की समाधियों की, इनको किसके समान बताया गया है? तो जो बुर्ज होम कहाँ है? कश्मीर में है, और ये हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, हड़प्पा। तो जो देवीधुरा से मिली समाधियाँ हैं वो किसके समान है? बुर्ज होम कश्मीर से प्राप्त जो समाधियाँ हैं उसके समान माना गया है। किसको? देवीधुरा से प्राप्त समाधियों को। ये भी आपको याद रखना है। और यही प्रागैतिहासिक स्थल एक और है कालामाटी। तो कालामाटी अल्मोड़ा के अंदर है, ये भी आपको याद रखना है। और जो द्वाराहाट है, द्वाराहाट से समाधियों की खोज किसने की है? 1877 में JH रिवेट कॉर्नॉक। देखिए फ्रेंड, जो रिवेट कॉर्नॉक है इन्होंने
इन समाधियों को महास्म संस्कृति से किया है, इसीलिए उत्तराखंड में महास्म संस्कृति का जनक कहते हैं किसे, रिवेट कॉर्नॉक को। ये आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है काकड़ी घाट, रामगंगा घाटी, कत्यूर घाटी से जो प्राप्त शिष्ट है, शिष्ट का अभिप्राय है पत्थर का बक्सा जिसमें मृतकों के शरीर एवं अस्थियां रखी जाती थी, वही क्या है, शिष्ट है। तो इनका अध्ययन सबसे पहले किसने किया है, तो डॉक्टर MP जोशी। तो प्रश्न आएगा काकड़ी घाट या फिर रामगंगा घाटी या कत्यूर घाटी से जो प्राप्त शिष्ट हैं, तो वो उनकी खोज किसने की है, तो MP जोशी ने की है। शिष्ट क्या होते हैं, मृतकों को रखने के लिए जो बक्से बनाए जाते हैं, किससे, तो पत्थर से बनाए जाते हैं, तो वही क्या है, शिष्ट हैं। अगला है खुटानी नाला। तो खुटानी नाला कहाँ है, नैनीताल में है। इसकी खोज 1986 में कौन करते हैं, यशोधर मटपाल करते हैं। तो यहाँ से भी पाषाणकालीन प्रस्तर उपकरण, प्रस्तर यानी कि पत्थर, जो आदिमानव पत्थरों का उपयोग करते थे, वो प्राप्त हुए कहाँ से, खुटानी नाला, नैनीताल से। नेक्स्ट है वीरभद्र ऋषिकेश। तो ऋषिकेश का नाम ही है वीरभद्र पुराना। तो यहाँ से क्या मिले हैं, तो कुषाणकालीन पुरावशेष मिले हैं। देखिए फ्रेंड, इसकी खोज सर्वप्रथम 1973-74 में होती है। और जो के ये घोष हैं, तो ये क्या कहते हैं कि जो ये पुरावशेष हैं ये कुषाण काल से संबंधित है। तो आपको याद रखना है, वीरभद्र से जो मिले पुरावशेष हैं उनको कुषाण काल से संबंधित किसने बताया है, तो KA घोष द्वारा बताया गया है। इसकी खोज कब हुई थी, तो 1973-74 में इनकी खोज हुई थी। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट है अठूड़ या खांडगांव। ये कहाँ पर है, टिहरी के अंदर है। देखिए फ्रेंड, सबसे पहले 1988 के अंदर, अक्टूबर 1988 के अंदर यहाँ से क्या प्राप्त होता है, कुड़िंदों की जो रजत यानी कि चांदी की मुद्राएं हैं और 2 सोने की छड़ें, ये प्राप्त हुई हैं कहाँ से, अठूड़िया खांडगांव टिहरी के अंदर से। तो प्रश्न आएगा 2 सोने की छड़ें या फिर कुड़िन शासकों की रजत मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं, तो ये अठूड़ गांव या फिर खांडगांव टिहरी से प्राप्त हुई हैं। और ये मुद्राएं किस प्रकार की मानी जाती हैं, तो अमोघभूति प्रकार की मानी जाती है। देखिए फ्रेंड, कुड़िन शासकों की जो मुद्राएं हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है, अमोघभूति प्रकार, अल्मोड़ा प्रकार और चत्रेश्वर प्रकार। तो ये आगे आएगा, जब कुड़िन पढ़ेंगे उसमें आएगा। नेक्स्ट है ताम्र संस्कृति के साक्ष्य। तो ये कहाँ से प्राप्त होते हैं कि इंसान ने तांबे का भी यूज़ करना सीख लिया था। तो ये उत्तराखंड के दक्षिणी भाग यानी कि जो नसीरपुर है, अम्बाखंडी है, ये सहारनपुर में स्थित है जो उत्तर प्रदेश का जिला है, और राजपुर हो गया, परसू हो गया, भादराबाद यानी कि हरिद्वार हो गया। तो यहाँ से क्या मिले हैं, ताम्र उपकरण यानी कि तांबे के जो उपकरण थे वो यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो प्रश्न आएगा ताम्र निखात संस्कृति का संबंध कहाँ से है, तो हरिद्वार से है, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर हरिद्वार से ही सबसे ज़्यादा तांबे के उपकरण या फिर तांबे से संबंधित जो संस्कृति है वो प्राप्त हुई है। हरिद्वार के अलावा ये जो ताम्र निकाल संस्कृति है या फिर तांबे के उपकरण है कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो अल्मोड़ा से प्राप्त हुए हैं, पिथौरागढ़ से प्राप्त हुए हैं। देखिए फ्रेंड, पहले क्या होता था, उत्तराखंड के अंदर जो धातु उत्खनन और धातु कर्म से जो जुड़े लोग थे उनको भी अलग अलग भागों में बांटा गया था। कौन सा व्यक्ति किस काम को करेगा, धातु यानी कि चाहे वो लोहा हो, तांबा हो या कोई भी हो, है ना। इस टाइप से जो उपकरण मिले हैं उनसे संबंधित जानकारी भी प्राप्त होती है, जिसमें सबसे पहला नाम मिलता है टमटा। तो टमटा लोगों का जो कार्य था क्या था, ताम्रकार यानी कि जो तांबे के बर्तन बनाना, तांबे के सिक्के डालना, तांबे के जो ताम्रपत्र है वो लिखना, तो वो सारे किसका काम था, टमटा लोगों का काम था। और एक जाति और मिलती थी आगरी। तो आगरी जो जाति थी वो लौहकर्मी होती थी, यानी कि लोहे का काम करने वाली जो जाति थी वो क्या थी, आगरी जाति थी। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है पुराण एवं ग्रंथों में उत्तराखंड। देखिए फ्रेंड, पुराणों में उत्तराखंड को क्या कहा गया है, जो स्कंद पुराण है गढ़वाल के लिए केदारखंड और कुमाऊं के लिए मानसखंड, ये सभी लोग जानते हैं। और यहाँ अलग अलग नाम से अलग अलग जगह को संबोधित किया है। इसमें सबसे पहले है उत्तर कुरुओं की भूमि के रूप में हिमंत नाम उत्तराखंड के लिए किस में मिलता है, तो ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। देखिए फ्रेंड, उत्तर कुरुओं की भूमि या फिर उत्तर कुरु किस में कहा गया है, ऐत्रेय ब्राह्मण में। और किस रूप में इसका उल्लेख हुआ है, तो हिमंत नाम से। तो किस में है, ऐत्रेय ब्राह्मण में, ये आपको याद रखना है। देखिए फ्रेंड, अगर हम महाभारत और पुराणों में अन्य जो क्षेत्र हैं उनकी बात करें तो सबसे पहले है जैसे पर्वतों के नाम मिलते हैं। पर्वतों में भी कौन कौन पर्वत हैं, जैसे बौधांचल है जो बधान पर्वत है, नंदागिरी जो नंदा देवी है ना, गंधमादन है जो माणा पर्वत है उसको गंधमादन कहा गया है, बिल्वा पर्वत यानी कि बिल्वेश्वर पर्वत है, महिषखंड यानी कि जो मैखंडा चमोली के अंदर है, स्फटिक लिंग किसे कहा गया है, तो खतलिंग ग्लेशियर को कहा गया है ना, वनराचल तो बंदरपूंछ को कहा गया है, द्रोण यानी कि दूनागिरी पर्वत को कहा गया है। उसके अलावा दारुकावन यानी कि दारुण जो जागेश्वर है उसके लिए कहा गया है। स्तकील यानी कि जो थल केदार है उसका नाम आया है। लिपि पर्वत तो लिपुलेख को कहा गया है, ये इंपॉर्टेंट है। लिपुलेख के लिए क्या नाम दिया गया है, लिपि पर्वत। और कासाय, कासाय किसके लिए दिया गया है, कलमटिया के लिए दिया गया है। तो ये सारे क्या हैं, पर्वत हैं जिनका उल्लेख पुराण एवं महाभारत के अंदर हुआ है। अगर हम नदियों की बात करें तो पुराणों में और महाभारत के अनुसार बहुत सारी नदियों का नाम मिलता है, जिसमें गंगा का नाम है, यमुना है, भागीरथी है, अलकनंदा है। रथवाहिनी किसका नाम है, पश्चिमी रामगंगा को रथवाहिनी कहा गया है। पिंडर है, कौशिकी यानी कि कोसी,
सरयू है, जला और उपजला किसका नाम मिलता है? तो रूपिन और सुपिन। ये आया हुआ क्वेश्चन है। जला और उपजला किसके नाम है? तो रूपिन और सुपिन। कहाँ प्राप्त होते हैं? तो पुराणों में प्राप्त होते हैं। श्यामा, तो श्यामा को काली नदी कहा गया है ना। स्कंद पुराण में काली को क्या नाम दिया गया है? तो श्यामा नाम दिया गया है। नंदा यानी कि नंदाकिनी, सरस्वती को सुरसती कहा गया है। और गार्गी किसका नाम है? गगास का नाम है। वैसे तो गार्गी बाद में गोला का नाम भी कहा गया है, तो जो पुराणों में मिलता है वो गगास का नाम मिलता है। साली यानी कि सुआल, जो सुयाल नदी है उसके लिए कहा गया है साली, है ना। साली नदी या सालमली नदी सुयाल नदी के लिए कहा गया है। देवकी यानी कि दाबका नदी, पुष्पभद्रा यानी कि गौला नदी, गौला नदी का नाम पुराणों में क्या है? पुष्पभद्रा। तो ये सारे आपको पता होने चाहिए कि इसके अन्य नाम क्या है। अगर हम बात करें पुराणों और महाभारत के अंदर जो सरोवर या फिर यहाँ के कुंड हैं, तो अनोतप्त यानी कि राकसताल का नाम मिलता है। त्रिऋषि सरोवर सभी लोग जानते हैं, नैनीताल के लिए कहा गया है। 3 ऋषि कौन थे? अत्रि, पुलत्स और पुलह। अत्रि, पुलत्स, पुलह। जिसको नहीं है पता वो परीक्षावाणी में देख सकते हैं। अगला है भीमहिर्द, तो भीमहिर्द बोला गया है भीमताल के लिए। सनत कुमार सरोवर, तो नौकुचिया ताल का नाम क्या है? सनत कुमार सरोवर है। चित्रहिर्द यानी कि गरुड़ ताल के लिए बोला गया है। नल दमयंती ताल का भी उल्लेख है। प्रौढ़ सरोवर यानी कि शालदी पोखर जो अल्मोड़ा के अंदर है उसके लिए कहा गया है। नंदासर ताल जो ऋषि ताल चमोली के अंदर है उसके लिए कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है पाली भाषा के बौद्ध ग्रंथों में हिमंत तथा उसीनगर नाम किसके लिए प्रयोग हुआ है? तो उत्तराखंड के लिए हुआ है। 2 नाम है, एक तो हिमंत है, दूसरा उसीनगर। तो दोनों किसमें है? पाली भाषा के जो बौद्ध ग्रंथ हैं। तो प्रश्न आएगा बौद्ध साहित्यों में कौन सा नाम उत्तराखंड के लिए प्रयुक्त हुआ है? तो एक तो हिमंत है, दूसरा उसीनगर है। अगर हम बात करें, एक ग्रंथ है रघुवंशम, तो किसका है? कालिदास जी का है रघुवंशम। इसमें इन्होंने बताया है कि जो वशिष्ठ ऋषि थे उनका आश्रम कहाँ था? गौरीगुरु पर्वत पर था। और गौरीगुरु किसका नाम दिया है? तो हिमालय का नाम दिया है। देखिए फ्रेंड, अगर क्वेश्चन आए कि रघुवंशम में कालिदास ने हिमालय को किस नाम से संबोधित किया है, तो किस नाम से किया है? गौरीगुरु पर्वत। तो ये आपको याद रखना है। देखिए फ्रेंड, इसी रचना में एक उल्लेख और हुआ है कि जो राजा रघु थे उनका हिमालय वासियों के साथ युद्ध हुआ था। इसका जिक्र कहाँ मिलता है? तो ये भी रघुवंशम में प्राप्त होता है। कालिदास की एक रचना और है कुमार संभव, तो इसमें इन्होंने 4 श्लोक, इसमें तो हिमालय का उल्लेख है। और एक श्लोक जो कि 15वां श्लोक है, इसमें भागीरथी, गंगा तथा देवदार वन का वर्णन मिलता है। तो प्रश्न आएगा कि कालिदास के किस ग्रंथ में भागीरथी, गंगा, देवदार वन तथा हिमालय का वर्णन मिलता है? तो कुमार संभव। और हिमालय के लिए गौरीगुरु शब्द का प्रयोग किसमें किया गया है? तो वो कौन हो जाएगा? रघुवंशम, रघुवंशम। ये आपको याद रखना है। ये फ्रेंड, अगली इनकी रचना है मेघदूत या फिर मेघदूतम। किसकी रचना है? कालिदास की रचना है। ये 2 भागों में बांटी गई है, एक तो पूर्व मेघ, दूसरा उत्तर मेघ। पूर्व यानी पहले का भाग और उत्तर यानी बाद का भाग, 2 भागों में बांटी गई है। तो जो पूर्व मेघ है इसमें इन्होंने कनकल और हरिद्वार का उल्लेख किया है। जो उत्तर मेघ है इसमें इन्होंने अलकापुरी का वर्णन किया है। अलका किसके लिए कहा है? तो फूलों की घाटी के लिए अलका कहा है। ये भी आपको याद रखना है। देखिए फ्रेंड, जो कालिदास की अन्य रचनाएं हैं उसमें भी उत्तराखंड के स्थलों के नाम मिलते हैं। जैसे कैलाश है, तो कैलाश को क्या कहा गया है? इसको गंधमादन की एक शिखा बताया है। तो किसने बताया है? कालिदास ने बताया है, अपनी रचनाओं में बताया है ना। तो प्रश्न आएगा कालिदास द्वारा कैलाश को किस पर्वत की एक शिखा बताया है? तो गंधमादन पर्वत की एक शिखा बताया है। अगला पॉइंट है क्रीड़ाशैल, तो क्रीड़ाशैल किसके लिए कहा गया है? तो अलकापुरी में जो यक्ष भवन है इसके निकट एक बावड़ी हुआ करती थी, तो उसी का नाम है क्रीड़ाशैल। अगला है क्रौंचरंध्र, तो क्रौंचरंध्र एक जगह है, ये कहाँ बताया है? तो गंगा जी का स्रोत यानी कि जहाँ से गंगा निकलती है वहाँ से लेकर जो कैलाश है तो उसी ओर क्या है? एक जगह हुआ करती है, तो क्रौंचरंध्र जिसका नाम है। अगला ये गंधमादन पर्वत का भी इसमें जिक्र करते हैं, जो भागीरथी नदी से लेकर केदार बद्री तक मुड़ी हुई पहाड़ी है, तो वही क्या है? गंधमादन पर्वत है। कौन कह रहे हैं? कालिदास कह रहे हैं अपनी रचनाओं में। अगला है प्रभव अचल। देखिए फ्रेंड, जो ये प्रभव अचल है कालिदास कहते हैं एक तो ये गंगा का स्रोत है और कहाँ पर स्थित है? कनकल से कैलाश की ओर स्थित है, जहाँ से गंगा निकलती है। नेक्स्ट है सुमेरु पर्वत। देखिए फ्रेंड, जो सुमेरु है इसी का नाम मेरु भी है। ये कहाँ पर स्थित है? कैलाश और गंधमादन पर्वत के समीप बताया गया है इसको। नेक्स्ट है बागेश्वर शिलालेख। देखिए फ्रेंड, बागेश्वर के अंदर एक शिव मंदिर है जहाँ से कत्यूरी राजा भूदेव का एक लेख प्राप्त हुआ है और इसमें कत्यूरी के 8 राजाओं के नामों का उल्लेख किया गया है। और इस शिलालेख के अनुसार पहला कत्यूरी शासक कौन था? बसंतदेव था। तो यहाँ से भी उत्तराखंड का उल्लेख मिलता है। ये भी आपको याद रखना कि जो बागेश्वर शिलालेख है किससे संबंधित है? तो भूदेव से संबंधित है। इसमें कितने राजाओं का उल्लेख है? तो 8 राजाओं का उल्लेख है, जिसके अनुसार कत्यूरी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो बसंतदेव था। नेक्स्ट है धारशिल अभिलेख। देखिए फ्रेंड, जो धारशिल अभिलेख है ये पंवार राजवंश अनंतपाल का था और कहाँ से प्राप्त हुआ? उखीमठ। उखीमठ कहाँ है? रुद्रप्रयाग के अंदर है।
तो रुद्रप्रयाग के ऊखीमठ के धारसिल से धारसिल शिलालेख प्राप्त हुआ। किससे संबंधित है? पंवार राजवंश के शासक आनंदपाल से ये संबंधित है। देखिए फ्रेंड, जो ये धारसिल अभिलेख है तो यह गढ़वाल क्षेत्र का सबसे प्राचीन अभिलेख है। तो प्रश्न आएगा गढ़वाल क्षेत्र से प्राप्त सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है? तो धारसिल अभिलेख है। किसका है? तो राजा आनंदपाल का है, जो पंवार राजवंश से संबंधित है। देखिए फ्रेंड, उत्तराखंड में निवास करने वाली जो जातियां हैं उनका क्रम सबसे पहले हम पढ़ेंगे। कोल, कोल को क्या कहा गया है? मुंडिया सबर। उत्तराखंड में निवास करने वाली सबसे पुरानी जाति कौन है? कोल है। किसके अनुसार? शिव प्रसाद डबराल के अनुसार। शिव प्रसाद डबराल कहते हैं कि उत्तराखंड में निवास करने वाली सबसे पुरानी जाति कौन सी है? तो कोल है। उसके बाद किरात है, जिनको कीर या किन्नर भी कहा गया है, फिर खस है और लास्ट में शक हो गया है ना। और दूसरा इस पर क्वेश्चन आता है, जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार, जॉर्ज ग्रियर्सन इनके अनुसार उत्तराखंड में निवास करने वाली पहली जाति कौन सी थी? तो किरात। तो दोनों आपको याद रखना है। शिव प्रसाद डबराल कहते हैं कोल है और ग्रियर्सन कहते हैं किरात है। देखिए फ्रेंड, जो राहुल सांकृत्यायन है ये कहते हैं कि जो खस जाति है वही बाद में परिवर्तित होकर इसका रूप बन गया शक। तो यही क्या होगी? शक होगी। आपको ये याद रखना है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, कुणिंद राजवंश। देखिए फ्रेंड, कुणिंद राजवंश ने उत्तराखंड के अंदर शासन किया है, ये सभी लोग जानते हैं। इनमें हम उन्हीं तथ्यों को पढ़ेंगे जो अन्य किताबों में उपलब्ध नहीं है या फिर थोड़ा थोड़ा दिए गए हैं। देखिए फ्रेंड, जो कुणिंद थे वो आर्यों के वंशज माने जाते हैं। आर्य कौन थे? तो जो मध्य एशिया से भारत में आए थे, तो वही आर्य, उन्हीं के वंशज कौन है? कुणिंद है। तो जो कुणिंदों का शुरुआती नाम है वो क्या नाम है? पुलिंद प्राप्त होता है। क्या नाम प्राप्त होता है? पुलिंद। पुलिंद का अर्थ होता है जंगली। जो पुलिंद शब्द है वो संस्कृत से लिया गया है और जिसका अर्थ है जंगली। देखिए फ्रेंड, जो पुलिंद जाति है इसका सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिलता है? जो महाभारत का वन पर्व है ना, महाभारत का वन पर्व है। जब पांडव वनवास के दौरान श्रीनगर क्षेत्र की यात्रा करते हैं, वो बताते हैं यहाँ पर एक जाति निवास कर रही है, पुलिंद। पुलिंद, और उनका राजा कौन है? सुबाहु है, और जिसकी राजधानी श्रीपुर यानी कि श्रीनगर में स्थित है। दूसरा, इनका जो नाम मिलता है कालसी शिलालेख में मिलता है, वहाँ भी इनका नाम क्या मिलता है? पुलिंद मिलता है। जो अशोक है वो अपने कालसी शिलालेख में लिखते हैं कि जो यहाँ के लोग हैं वो पुलिंद है और इस क्षेत्र को क्या कहा गया है? अपरांत। जो इनका शासन है वो अपरांत में स्थित है। अगला है अन्य नाम। जो इनके अन्य नाम मिलते हैं, कुलिंद मिलता है, कुणिंद मिलता है, पुलिंद हमने जैसे पढ़ा है वो मिलता है। तो उत्तराखंड का पहला राजनीतिक शक्ति या फिर पहली राजनीतिक राजवंश कौन सा था? तो पुलिंद राजवंश था। ये भी आपको याद रखना है। प्रश्न आएगा उत्तराखंड का पहला राजनीतिक राजवंश कौन सा था? पुलिंद बोलो चाहे कुणिंद बोलो या कुलेंद्र बोलो, सब एक ही है। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट पॉइंट है, जो महाभारत है, महाभारत के वन पर्व के अनुसार जो कुणिंदों का समय है उनको किरात काल भी कहा गया है, क्योंकि जो महाभारत के दौरान यहाँ पर किरात जाति का भी निवास हुआ करता था, है ना। अर्जुन का युद्ध हुआ था किरातों के साथ, बिल्लव के साथ, जो श्रीनगर के निकट है ना, जिस कारण कुणिंद काल को किरात काल भी कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है पुलिंद राजा सुबाहु। इसकी राजधानी कहाँ थी? जैसे मैंने बताया है महाभारत के वन पर्व के अनुसार श्री क्षेत्र या श्रीपुर, जिसका अर्थ निकाला गया श्रीनगर, श्रीनगर। तो यहीं पर इसकी राजधानी थी। देखिए फ्रेंड, जो बरामेर है, चंद्रगुप्त सेकंड, गुप्त वंश के सम्राट हुए हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, इनके दरबार में रहते थे। इन्होंने जो यहाँ की पुलिंद या फिर कुणिंद जाति थी, इनके लिए एक शब्द दिया है द्विजमुख। तो एग्जाम में आएगा कि किस राजवंश के शासकों के लिए द्विजमुख कहा गया है? तो कुणिंद के लिए कहा गया है। जबकि कत्यूरियों के लिए एक शब्द प्रयोग हुआ है द्विजश्रेष्ठ। द्विजश्रेष्ठ, द्विजश्रेष्ठ किसके लिए कहा गया है? तो कत्यूरियों के लिए कहा गया है। और द्विजमुख किसके लिए कहा गया है? तो ये कुणिंद राजवंश के लिए कहा गया है। देखिए फ्रेंड, एक ग्रंथ है रामायण, रामायण का एक कांड है किष्किंधा कांड। इसमें एक शब्द का उल्लेख हुआ है, वो कौन सा है? पुलिंदा चौ, यानी कि यहाँ पर जो पुलिंद है उस जाति का निवास है। तो ये भी आपको याद रखना है कि पुलिंदा चौ शब्द का उल्लेख किसमें किया गया है? तो रामायण के किष्किंधा कांड में किया गया है। अगला है अष्टाध्यायी, जो पाणिनि द्वारा लिखित है। इसमें इन्होंने कुलिंदों के लिए कुलुन कहा है और कौलंदो पथ कहा है। किसके लिए? कुलिंदों के लिए या फिर पुलिंद जाति के लिए। ये भी आपको याद रखना है। अगला है टॉलमी। देखिए फ्रेंड, एक टॉलमी विदेशी इतिहासकार हुए हैं जिन्होंने लिखा है भारत का भूगोल। भारत का भूगोल एक पुस्तक है इनकी। इसमें इन्होंने यहाँ पर जो जाति है उनको कहा है कुलिंद्रिस। तो कुलिंद्रिस किसके लिए कहा गया है? तो पुलिंदों के लिए कहा गया है या कुलिंदों के लिए कहा गया है? किसने कहा है? टॉलमी ने कहा है। अपनी किस पुस्तक में कहा है? तो भारत का भूगोल या फिर ज्योग्राफी में कहा है ना। अगला पॉइंट है, अगर इनके टाइम पीरियड की बात करें तो 1000 ईसा पूर्व, 1000 है ये, 1000 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी तक लगभग 1200 साल इन्होंने शासन किया है उत्तराखंड के अंदर। और इनकी जो राजधानी थी कहाँ रही है? एक तो श्रीनगर रही है, यानी कि श्रीपुर। जब महाभारत के वन पर्व के अनुसार पांडव आते हैं तो उस समय कहाँ थी? श्रीनगर थी। बाद में कालकूट यानी कि कालसी चलेगी। सुधनगर भी इनकी राजधानी रही है। रोपड़, चक्राता जो सहारनपुर का क्षेत्र है वही क्या है? सुधनगर है। चौथा है बेहट, जो सहारनपुर उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र है, यहाँ भी इनकी राजधानी रही है। जानकारी का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? इन्हीं की मुद्राएं हैं। तो इनकी मुद्राएं हम पढ़ेंगे कितने भागों में थी या कितने पार्ट में बांटी गई थी।
देखिए फ्रेंड, जो कुनिंद मुद्राएं हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है। एक तो अल्मोड़ा प्रकार, दूसरा अमुकभूति प्रकार, तीसरा चत्रेश्वर प्रकार। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अल्मोड़ा प्रकार। देखिए फ्रेंड, जो अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं हैं इनमें 8 राजाओं के नाम उल्लेखित है। तो प्रश्न आया कि अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं में कितने राजाओं का नाम है, तो 8 राजाओं का नाम है। इनकी लिपि की बात करें तो लिपि इसमें ब्राह्मी है और खरोष्टी है। तो जो अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा है उसमें लिपि ब्राह्मी और खरोष्टी है। और जो अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा है टोटल कितनी प्राप्त हुई है, 58 यानी कि 58 प्राप्त हुई हैं। जो किस किस धातु से बनी थी, एक तो तांबे की थी, दूसरा मिलावटी चांदी यानी कि प्योर चांदी तो था नहीं, तो मिलावटी चांदी। और चित्र भी बनाए गए हैं। तो अल्मोड़ा प्रकार की जो मुद्राएं हैं उन पर किस किस के चित्र है, एक तो नदी का है, दूसरा वृक्ष का है, तो बोधि वृक्ष का है, कुबड़ युक्त बैल का है। देखिए जो बोधि वृक्ष है ये बताता है कि ये बौद्ध धर्म के भी अनुयायी रहे हैं, बौद्ध धर्म के अनुयायी भी रहे हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगला है अमोघभूति प्रकार, जैसे मैंने बताया है। देखिए फ्रेंड, जो अमोघभूति प्रकार है इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि इस पर खरोष्टी लिपि में एक नाम मिलता है, कुनिंदस्य अमोघभूति स्मैरजस, यानी कि कुनिंदों का राजा अमोघभूति। तो इससे पता चलता है ये अमोघभूति की मुद्राएं थी। और इसमें जो दूसरा पॉइंट है, ये किस धातु से बनी थी, चांदी से बनी थी। और इसकी जो अमोघभूति की अन्य मुद्रा है वो तांबे की भी प्राप्त हुई हैं। और इनमें भी लिपि कौन सी थी, खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि। तो आपको याद रखना है कि कुनिंदस अमोघभूति स्मैरजस किसके सिक्कों पर उत्कीर्ण था, तो अमोघभूति के सिक्कों पर उत्कीर्ण था। किस शासक की मुद्राएं चांदी या फिर रजत की प्राप्त हुई है, तो वो भी अमोघभूति हैं। देखिए फ्रेंड, चांदी या फिर रजत धातु एक ही होती है, इसकी मुद्राएं अमोघभूति की प्राप्त हुई है। और इन्हीं मुद्राओं के कारण इसे कहा गया है कुनिंद वंश का सबसे प्रतापी शासक या फिर सबसे पावरफुल शासक। क्योंकि जो चांदी की मुद्राएं हैं ये सभी जारी नहीं कर सकते, वही शासक जारी कर सकते हैं जिनके पास धन दौलत ज़्यादा हो, यानी कि जिनके पास पावर ज़्यादा हो, है ना। तो पावर ज़्यादा होगी, पैसा ज़्यादा होगा, तो चांदी के सिक्के जारी करवाएगा। इसीलिए सबसे पावरफुल बताया गया है अमोघभूति को, ये भी आपको याद रखना है। अगला है अमोघभूति की जो मुद्राएं हैं उनमें जो आकृति मिली है, नारी या फिर देवी और मृग, ये दोनों आपको याद रखना है। देवी और मृग के चित्र किसकी मुद्राओं पर अंकित थे, तो अमोघभूति प्रकार की मुद्राओं पर अंकित थे। इसके साथ साथ चक्र और नाग, जो स्वास्तिक चिन्ह है ये भी इंपॉर्टेंट है। स्वास्तिक चिन्ह किसकी मुद्राओं पर अंकित था, तो अमोघभूति की मुद्राओं पर अंकित था। अगला है तीसरी मुद्रा है छत्रेश्वर प्रकार। तो छत्रेश्वर प्रकार की जो मुद्रा है इन पर भी एक लेख उत्कीर्ण है जिसमें लिखा गया था भगवत चत्रेश्वर महात्मनो, चत्रेश्वर है भगवत चत्रेश्वर महात्मनो। देखिए फ्रेंड, ये इसकी जो लिपि की बात करें तो ये भी ब्राह्मी लिपि में है और धातु तांबे की धातु है। और चित्र इस पर मिला है शिव और वृक्ष का। शिव का चित्र मिलने के कारण इसको बताया गया छत्रेश्वर, छत्रेश्वर। तो छत्रेश्वर प्रकार की मुद्रा क्यों नाम पड़ा, क्योंकि इस पर शिव का चित्र प्राप्त हुआ है। और दूसरा, कुनिंदों का आराध्य देव थे वो शिव थे, शिव थे, क्योंकि इनकी मुद्राओं पर शिव का चित्र मिला है। देखिए फ्रेंड, जो चत्रेश्वर प्रकार की मुद्रा हैं ये बताती हैं जो कुनिंद शासक थे वो शैव धर्म के भी अनुयायी थे। पहले वाले ने बताया है बौद्ध धर्म के थे और बाद वाले ने बताया है शैव धर्म के भी अनुयायी थे, ये आपको याद रखना है। अब हम बात करेंगे ये सिक्के कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए। पहला तो हिमाचल में चाकर, हमीरपुर, ज्वालामुखी, मंडी और ततमोवा, ये हिमाचल से प्राप्त हुए हैं, यानी कि यहाँ तक इनका शासन रहा होगा। दूसरा, पंजाब से प्राप्त हुई हैं, सुनीत, सुग और रोपड़, ये कहाँ है, पंजाब के अंदर है, यानी कि पंजाब तक इनका शासन वहाँ तक भी फैला होगा, है ना। नेक्स्ट है हरियाणा। तो हरियाणा के बुढ़िया और नारायणबगर जो करनाल है वहाँ भी इनकी मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, यानी कि हिमाचल से लेकर हरियाणा और उत्तराखंड और जो उत्तर प्रदेश का सहारनपुर क्षेत्र है, दक्षिण में सहारनपुर, तो ये साम्राज्य किसके अधीन रहा होगा, तो कुनिंदों के अधीन रहा होगा, क्योंकि इनकी जो मुद्राएं हैं इतने सारे स्थानों से प्राप्त हुई हैं। अगर हम उत्तराखंड के अंदर बात करें तो उत्तराखंड में जो सुमाड़ी है, सुमाड़ी कहाँ है, श्रीनगर के नज़दीक है। और अठोड़ और खानगांव कहाँ है, टिहरी में स्थित है। अल्मोड़ा तथा कत्यूर घाटी से इनके सिक्के प्राप्त हुए हैं। और जैसे हमने बताया है इनके सिक्कों को 3 भागों में बांटा गया है, अमोघभूति, चत्रेश्वर तथा अल्मोड़ा, 3 भागों में बांटा गया है। अभी हमने उनको पढ़ लिया है। अगला है जो कुनिंद लोग थे वो किसके अधीन थे, मौर्यों के अधीन काम करते थे। इसके जो साक्ष्य हैं, तो साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है, कालसी शिलालेख। कालसी शिलालेख 257 ईसा पूर्व का है, सम्राट अशोक का है ना। उसने इस क्षेत्र को क्या कहा है, अपरांत का है, अपरांत। और यहाँ के लोगों को पुलिंद का है, पुलिंद का अर्थ होता है जंगली, है ना। तो ये शिलालेख अशोक का था जो बताता है कि जो कुनिंद लोग थे वो इनके अधीन थे, मौर्यों के अधीन थे, है ना। अगला है शुंग राजवंश के अधीन उत्तराखंड रहा है। तो इसके साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं, अंबाड़ी गांव देहरादून से प्राप्त होते हैं, जो बताता है कि शुंग राजवंश का भी उत्तराखंड के अंदर शासन रहा है। जो तराई वाला क्षेत्र था वहाँ पर शुंग राजवंश का शासन रहा है। कहाँ से पता चलता है कि अंबाड़ी गांव देहरादून से इनके साक्ष्य मिलते हैं। नेक्स्ट है उत्तराखंड पर शकों का शासन। देखिए फ्रेंड, शक जाति भी उत्तराखंड पर शासन करती है। इनका साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है, जो कटारमल सूर्य मंदिर है अल्मोड़ा के अंदर, तो यहाँ से जानकारी प्राप्त होती है। मंदिर किसने बनवाया था, तो राजा कटारमल। तो ये
शक राजवंश से संबंधित थे, तो इनके द्वारा ये बनाया गया। और शकों के आराध्य देव कौन थे? सूर्य थे, ये भी आपको याद रखना है। अगर हम बात करें कुषाण शासन, तो उत्तराखंड के अंदर कुषाणों की भी सत्ता स्थापित रही है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जो सम्राट कनिष्क थे, इनकी जो मुद्राएं हैं ये उत्तराखंड में प्राप्त हुई हैं। तो उत्तराखंड में प्राप्त हुई हैं तो ये बताती हैं कि उत्तराखंड के अंदर कनिष्क का शासन रहा होगा। जहाँ तक शासन होगा वहाँ मुद्राएं चलेंगी, है ना, वहीं उन मुद्राओं से व्यापार होगा। तो यहाँ अगर शासन रहा होगा तभी तो यहाँ मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। तो इसीलिए उत्तराखंड में शासन रहा होगा किसका? कुषाण वंश के शासक हैं कनिष्क। इनकी जो मुद्राएं हैं कहाँ से प्राप्त हुई हैं? वीरभद्र जो ऋषिकेश है और टिहरी के अंदर पड़ता है। दूसरा सुमाड़ी यानी कि श्रीनगर से, मोरध्वज यानी कि कोटद्वार से, गोविषाण यानी कि काशीपुर से। तो इतनी जगह से जो सम्राट कनिष्क हैं इनकी स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। स्वर्ण मुद्राएं, सोने की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। अगला है यौधेय राजवंश। इन्होंने भी उत्तराखंड के अंदर शासन किया है। देखिए फ्रेंड, जो कुषाण, जैसे जैसे कुषाणों का अंत शुरू हो गया, कुषाणों के जो बाद के शासक हैं वो दुर्बल पड़ गए, तो यौधेयों को सर उठाने का मौका मिल गया। और उत्तराखंड में कुषाणों को कुचलने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है किसकी? यौधेय शासकों की। तो प्रश्न है, उत्तराखंड में कुषाणों को कुचलने में मुख्य भूमिका किस राजवंश की रही है? तो यौधेय राजवंश। ये आपको याद रखना है। अगर हम जानकारी के स्रोत के बारे में बात करें तो बाढ़ वाला यज्ञ वेदिका ये किससे संबंधित है? तो शीलवर्मन से संबंधित है। और यौधेय शासकों के अगर सिक्के देखें तो सिक्के कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं? जौनसार से प्राप्त हुए हैं, मोरध्वज से प्राप्त हुए हैं, कालोडंडा यानी कि लैंसडाउन से प्राप्त हुए। लैंसडाउन जो पौड़ी के अंदर है उसी का पुराना नाम है कालोडंडा, यानी कि इतने क्षेत्र में यौधेयों का शासन रहा होगा। नेक्स्ट है गुप्त राजवंश। तो गुप्तों का भी उत्तराखंड में शासन रहा है ना। तो इसके साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, इसमें भी उत्तराखंड का उल्लेख मिलता है, जिसके लिए कहा गया है कर्तरपुर। तो ये कर्तरपुर क्या है? गुप्त राजवंशों के अधीन है। तो ये भी जानकारी का स्रोत है। देखिए फ्रेंड, जैसे ही गुप्तों का भी पतन होगा तो उत्तराखंड में एक नई शक्ति उभरेगी जिसका नाम है नाग जाति या फिर नाग राजवंश। तो इसके सबसे प्रतापी शासक होते हैं गणपति नाग। देखिए फ्रेंड, जो गणपति नाग है इनका एक त्रिशूल लेख प्राप्त होता है कहाँ से? गोपेश्वर से। गोपेश्वर का जो गोपीनाथ मंदिर है, गोपीनाथ या फिर रुद्र हिमालय ये मंदिर है, ये किसने बनवाया था? ये भी गणपति नाग ने बनवाया था। और वहाँ पर एक त्रिशूल लेख है, इसमें इन्होंने 4 राजाओं के नाम दिए हैं। एक तो स्कंदनाग है, विभुनाग है, अंशुनाग है और एक ये स्वयं है गणपति नाग। तो ये गोपेश्वर त्रिशूल लेख किसका है? तो गणपति नाग का है। इसमें इन्होंने अपने वंशों के 4 राजाओं के नाम दिए हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है मौखरी राजवंश। इनके बाद जैसे इनका पतन होगा तो मौखरी राजवंश के अधीन यह क्षेत्र चला जाएगा। जो मौखरी राजवंश का शासक है यशोवर्मन, जैसे ही इसकी मृत्यु होगी और उसके बाद ये क्षेत्र ग्रहवर्मा के पास जाएगा, तो ग्रहवर्मा की भी मृत्यु हो जाएगी। उसके बाद यह हर्षवर्धन के अधीन आ जाएगा, जो कि पुष्यभूति वंश या फिर वर्धन वंश के शासक हैं। और जो हर्षवर्धन है इनकी जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो जो हुइनसांग आए थे हर्षवर्धन के समय, कब आए थे? 629 और 645 तक ये भारत में रहे थे। तो 629 के अंदर ये हर्ष के दरबार में आते हैं। तो 634 में सबसे पहले ये उत्तराखंड की यात्रा करते हैं। ये जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो हुइनसांग की जीवनी है सीयूकी, तो इसमें प्राप्त होती है। अगर कभी पूछे सीयूकी किसने लिखी? तो विली हुइनसांग की जीवनी किसने लिखी? तो विली ने लिखी है। देखिए फ्रेंड, जो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद यह क्षेत्र 3 भागों में टूट जाता है। वो कौन कौन है? एक तो ब्रह्मपुर है, दूसरा गोविषाण है, तीसरा शत्रुघ्न नगर है। इसमें जो सबसे पावरफुल होता है वो ब्रह्मपुर राज्य होता है। ब्रह्मपुर है ना, ये सबसे पावरफुल होता है, जिसका उल्लेख कहाँ से मिलता है? तालेश्वर ताम्रपत्र से। तालेश्वर ताम्रपत्र किससे संबंधित है? पौरव राजवंश से है। तो ब्रह्मपुर पर किसका शासन होता है? पौरव राजवंश। तो इसको हम यहीं पर समाप्त करेंगे। अगली क्लास में हम पौरव राजवंश, गोविषाण राजवंश, शत्रुघ्न राजवंश, इनमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको पढ़ेंगे। और साथ साथ जो कत्यूरी राजवंश है इनको भी पढ़ेंगे। उसके बाद हम पंवार, चंद और गोरखा और अंग्रेज, इनको एक क्लास में कवर करेंगे। ज़्यादा इनमें कुछ है नहीं, जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उनको लेके आएंगे। उसके बाद जो उत्तराखंड की संस्कृति है, यहाँ जो वन आंदोलन हुए हैं, इस टाइप से जो मैंने टॉपिक तैयार किए हैं उनको हम पढ़ते जाएंगे जब तक पेपर नहीं हो जाता है। आप लोग क्लास से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में।